हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ जूरिस्ट। मैं हूं सौरभ अवस्थी और हम आप मिलकर आईपीसी की लेक्चर सीरीज ख़त्म कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने लेक्चर 10 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 23 तक की बात कर ली थी। आज हम अपने नेक्स्ट सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 27 तक की बात करेंगे इस लेक्चर में। सेक्शन 24, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 24 क्या एक्सप्लेन करता है? डिसऑनेस्ट। भाई, हमारी आईपीसी का जो बेयर एक्ट है उसमें जो डेफिनेशन दे रखी गई डिसऑनेस्टली की, वो क्या कहती है? एन एक्ट डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful गेन टू वन पर्सन एंड wrongful लॉस टू अनदर पर्सन। मतलब ऐसा एक्ट होना चाहिए, वो एक्ट इस इंटेंशन के साथ होना चाहिए जिसमें किसी एक इंसान को कोई रॉन्गफुल गेन कराया जा रहा हो और दूसरे इंसान को कोई रॉन्गफुल लॉस कराने का इंटेंशन हो। तो ऐसे एक्ट को कहा जाएगा एक्ट डन डिसऑनेस्टली। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 25 क्या कह रहा है? एन एक्ट डन विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड। मतलब फ्रॉडुलेंटली का मतलब है कोई एक ऐसा एक्ट जिसको करने के लिए इंटेंशन हो किसी को डिफ्रॉड करना। भाई देखिए, हमारे आईपीसी में कहीं भी फ्रॉड वर्ड और डिफ्रॉड वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो इसको हम लोग जनरली उसी सेंस में समझेंगे डिफ्रॉड को जैसे हम फ्रॉड को लेते हैं। जो फ्रॉड का मतलब होता है उसी सेंस में हम डिफ्रॉड को समझेंगे। तो अंतर क्या है दोनों सेक्शंस में? दोनों की डेफिनेशन लगभग एक जैसी लगती है। बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है कि डिसऑनेस्टली कौन सा एक्ट होगा और फ्रॉडुलेंटली कौन सा एक्ट होगा। दोनों की एक तरफ डेफिनेशन में हमने देखा कि इंटेंशन होना चाहिए किसी को रॉन्गफुल गेन कराने का और साथ ही साथ किसी अदर पर्सन को रॉन्गफुल गेन कराने का। और यहाँ पर कोई एक्ट ऐसा जो डिफ्रॉड करने का, मतलब कि डिफ्रॉड ऐसा कि किसी इंसान को डिसीव करने का, कंसीलमेंट करने का, किसी फैक्ट्स को छुपाने का। अब अंतर क्या है दोनों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। भाई, हमारा फ्रॉडुलेंटली वर्ल्ड में कंसीलमेंट एंड डिसेप्शन दो वर्ड्स आते हैं। कंसीलमेंट एंड डिसेप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट साबित होते हैं। मतलब कोई भी फैक्ट कंसीलमेंट करना, किसी फैक्ट को छुपाना, किसी इंसान को धोखा देना, डिसेप्शन। कंसीलमेंट एंड डिसेप्शन, ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होती हैं कोई एक्ट को फ्रॉडुलेंटली कहने के लिए। लेकिन वहीं ये दोनों फैक्ट्स, ये दोनों बातें, हमारे दोनों इंग्रेडिएंट डिसऑनेस्टली में ज़रूरत नहीं है। डिसऑनेस्टली कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मतलब वहाँ पर है कि कोई फैक्ट को छुपाया जाए या किसी इंसान को डिसीव किया जाए। तो पहला अंतर समझ में आता है कि भाई फ्रॉडुलेंटली होने के लिए कंसीलमेंट एंड डिसेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन वहीं हमारे डिसऑनेस्टली के लिए कंसीलमेंट एंड डिसेप्शन की ज़रूरत नहीं है। एक और पॉइंट निकल कर आता है कि डिसऑनेस्टली में इंटेंशन होना चाहिए किसी इंसान को रॉन्गफुल गेन कराने का। हमने अपने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारा वो लेक्चर 10 जाकर जरूर देखें, उसके बाद इस सेक्शन को समझने की कोशिश करिए। तो रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन होना चाहिए, मतलब इंटेंशन हो उस एक्ट को करने का कि रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। डेफिनेशन इटसेल्फ यही कहती है कि इंटेंशन होना चाहिए रॉन्गफुल गेन और एक पर्सन को, रॉन्गफुल लॉस दूसरे पर्सन को। लेकिन फ्रॉडुलेंटली में ऐसा नहीं बोला गया। फ्रॉडुलेंटली में इंटेंशन किसी इंसान का रॉन्गफुल गेन कराने का होता है, लेकिन रॉन्गफुल लॉस कराने का नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेंशन, वो एक्ट ऐसे ही किया जा रहा हो किसी एक इंसान को रॉन्गफुल लॉस हो। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं होता है। तो दोनों डेफिनेशंस को हमने समझ लिया है, दोनों के बीच का मेजर जो डिफरेंस है वो समझ लिया है। आइए देखते हैं दोनों में एक केस, और जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि, और मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें अंतर क्या है। तो डिसऑनेस्टली की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर है जो इसको समझने में काम आएगा। वो केस है कृष्णा राव का। कृष्णा राव का ये केस, इसमें क्या पॉइंट्स निकल कर आए थे? एक पर्सन था, सपोज मान लेते हैं ए।
he was entitled to take possession of a house from B। मतलब एक पर्सन था जो मकान मालिक था, उसके घर पर एक पर्सन रहता था बी ऐसा टेनेंट। अब एक एंटाइटल्ड था बी से अपने घर का पोजीशन लेने के लिए, वो अपने घर का पोजीशन बी से ले सकता था। लेकिन ए ने क्या किया, ए ने एक रेंट नोट बनाया और उसको बी को दिया कि तुम्हारा इतना रेंट बकाया है। अब बी ने कहा कि जब हमारी बात हुई थी तो ये रेंट तो तय ही नहीं हुआ था, कि जो आपने रेंट नोट में रेंट दे रखा है वो रेंट तय नहीं हुआ था। और ए ने क्या, उसकी क्या इंटेंशन थी वो रेंट नोट देने की, रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, मतलब खुद के लिए एक रॉन्गफुल गेन करने का। और ये पाया गया कि उसका इंटेंशन था अपना रॉन्गफुल गेन करने का, इसलिए उसने जो रेंट नोट दिया था, जो गलत रेंट नोट था, वो क्या था, डिसऑनेस्टली था। मतलब उसका इंटेंशन था टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, इसलिए वो लायबल हुआ टू डन उस एक्ट को करने के लिए डिसऑनेस्टली तरीके से। आगे देखते हैं फ्रॉडुलेंटली का एक केस, बहुत ही अच्छा केस है, शशि भूषण वर्सेस किंग एम्परर। शशि भूषण वर्सेस किंग एम्परर। इसमें क्या होता है, शशि भूषण जो एक्यूज है वो क्वींस कॉलेज बनारस में जाता है और कहता है कि मैंने कैनिंग कॉलेज लखनऊ से फर्स्ट ईयर एलएलबी कर लिया है और मुझे सेकेंड ईयर एलएलबी में एडमिशन चाहिए। तो बनारस के जो क्वींस कॉलेज की जो अथॉरिटी थी उसने बात करी कि भाई तुम हमें अपना फर्स्ट ईयर का जो कैनिंग कॉलेज में तुमने किया है लखनऊ में, उसका फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट ला कर दे देना। तो कहता हाँ मैंने कर लिया है, आप मुझे एडमिशन दे दीजिए और मैं आपको वो सर्टिफिकेट ला कर दे दूंगा। उसने इंड्यूस्ड किया किसको, कॉलेज अथॉरिटीज़ को, क्वींस कॉलेज की, कि हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे और आप हमको एडमिशन दे दीजिए अभी। तो उसने कहा ठीक है, एडमिशन मिल गया। और उसने क्या किया, एक नकली जाली सर्टिफिकेट बनाकर बनारस के क्वींस कॉलेज में जमा कर दिया, कैनिंग कॉलेज की तरफ से एक नकली सर्टिफिकेट बनवा दिया। जब केस हुआ, जब इस बात का पता चला तो केस हुआ इसके खिलाफ और ये पाया गया कि इस इंसान ने फ्रॉडुलेंटली ये एक्ट किया, इसने फ्रॉड किया, इसने क्या किया, इसे कंसीलमेंट किया, डिसीव करना चाहा, धोखा देना चाहा। क्यों, क्योंकि ताकि वो अपने 1 साल की कॉलेज फीस बचा ले। तो इसलिए जो शशि भूषण साहब थे उनको क्या किया गया, उनको गिल्टी माना गया, उनका कन्विक्शन हुआ टू डू अ एक्ट फ्रॉडुलेंटली, एक एक्ट को फ्रॉडुलेंटली करने के लिए वो गिल्टी पाए गए। तो यही हमारा सेक्शन 24, सेक्शन 25। आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 26 की तरफ। और ये हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, रीज़न टू बिलीव। कई जगह हमारे थ्रू आउट द कोड रीज़न टू बिलीव वर्ड आएगा और वहाँ पर इस सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, एक इंसान कब कोई चीज़ को रीज़न टू बिलीव कहा जाएगा, मतलब उसके पास रीज़न टू बिलीव है, इस चीज़ को मानने के लिए रीज़न है, जब उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज होगा टू बिलीव दैट थिंग, मतलब उसके पास कोई ऐसा कॉज हो, कोई ऐसा रीज़न हो जिससे वो इस चीज़ को बिलीव मानना ही पड़ेगा उसे, नहीं तो नहीं। तो जैसे एक केस है, देखते हैं, गंगा सिंह। इसमें एक राजपूत था, उसकी वाइफ का डेथ हो जाती है और उसकी एक फीमेल चाइल्ड होती है। वो उसका केयर टेक नहीं कर रहा था, बिल्कुल उसे इग्नोर कर रहा था। कई बार पुलिस ने उसको टोका, इस बात के लिए कहा भी, फोर्स किया, कहा कि तुम अपनी जो फीमेल चाइल्ड है, जो बेटी है, उसका ख्याल रखो, लेकिन गंगा सिंह ने उसको इग्नोर किया। होता क्या है, धीरे धीरे वो बेटी क्या होती है, कमज़ोर पड़ती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये माना गया कि जब उसकी डेथ हुई तो क्या वो एक नेचुरल डेथ थी कि वो मर्डर था। तो वहाँ पे रीज़न टू बिलीव था कि गंगा सिंह ने अपनी बेटी को ये जानते हुए कि उसकी जान जा सकती है, उसका केयरटेक नहीं किया। तो यहाँ पर एक सफिशिएंट कॉज था इस बात को मानने का कि गंगा सिंह इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, इज गिल्टी ऑफ मर्डर, मतलब उसने अपनी बेटी की जान ली है, उसने अपनी बेटी का मर्डर किया है।
सेक्शन 300 में वर्ड नो यूज किया गया है और उस नो का मतलब भी यही है, रीजन टू बिलीव। मतलब ये बात जानने का रीजन, किसी भी चीज को सच मानने का, किसी भी चीज को मान लेने का रीजन होना चाहिए, एक सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 27 की तरफ। और 27 क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसकी वाइफ के पास कोई प्रॉपर्टी है, या उसके क्लर्क के पास जो उसी के द्वारा एम्प्लॉय किया गया है, या एक उसके सर्वेंट के पास, भले ही वो टेम्परेरली काम कर रहा हो, पर्टिकुलर ओकेजन के लिए उसे नौकरी पर रखा हो, तब भी वो क्लर्क और सर्वेंट ही उसका कहलाएगा। अब उनके पास अगर कोई पोजीशन में प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी अगर उस इंसान द्वारा, जिसकी वो वाइफ है या जिसका वो क्लर्क है या जिसकी वो सर्वेंट है, उसकी नॉलेज में है, उसने अलाउ किया है उनको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन रखने के लिए, तो वो कहलाएगी कि उस पर्सन के ही पोजीशन में है, वो प्रॉपर्टी उस पर्सन के ही पोजीशन में है। प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन पर्सनस पोजीशन। मतलब एक इंसान की वाइफ है या उसका सर्वेंट है या क्लर्क है, उसके पास कोई भी चीज़ है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो वो अगर वो पर्सन जानता है कि उसके पोजीशन में है या उसने ही अलाउ किया है उसको वो सामान रखने के लिए या उस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में रखने के लिए, तो ये माना जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उस पर्सन के पोजीशन में ही है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन। इसीलिए एक केस था दुल्ला सिंह वर्सेस एम्परर का, और इसमें ये बात निकल के आई थी, अगर किसी के सर्वेंट या क्लर्क के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है पोजीशन में जिसके लिए उस पर्सन ने, उस मास्टर ने अलाउंस नहीं दी है, या फिर इनके सर्वेंट या क्लर्क ने उस चीज़ को छुपा के रखा, अपने मास्टर को नहीं बताया कि उसके पोजीशन में ये चीज़ है, तो वो पर्सन जो मास्टर है, मास्टर अकाउंटेबल नहीं होगा उस प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए। लेकिन वाइफ का जिक्र नहीं किया गया, वाइफ के पोजीशन में कोई चीज़ है तो वो माना जाएगा कि उस पर्सन के पोजीशन में ही है। लेकिन क्लर्क और सर्वेंट के लिए ये केस निकल कर आया था दुल्ला सिंह वर्सेस एम्परर का, उसमें ये कहा गया था कि अगर किसी के क्लर्क या सर्वेंट के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है जिसके लिए मास्टर ने अलाउंस नहीं दी है, तो मास्टर लायबल नहीं है, मास्टर का पोजीशन नहीं कहलाएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ हमारा सेक्शन 27 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा लेक्चर 11 भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को शेयर करने की कोशिश करिए। आप शेयर करेंगे तभी हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हम और ज़्यादा जोश से लेक्चर्स बनाएंगे। थैंक यू।